हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5। सो इसमें जो है मतलब इलेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी, तो कुछ हम इसमें से कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। अब आता है कि रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का इंडिया का। ठीक है, द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी that needs to be kept in mind in the organization of the election process in India। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है साइज में और डाइवर्सिटी भी बहुत बड़ी है। तो जब भी इलेक्शन प्रोसेस करनी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये दोनों चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी होती हैं कि इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। In this section, we will look at the different type of elections that the ECI organize and oversees। तो यहाँ पर जो अब ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किन किन चीज़ों का या किस किस टाइप की इलेक्शन करवाता है और किन किन चीज़ों की निगरानी करता है, ओवरसी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर, India is a parliamentary democracy where at the national level citizens choose representative for the Lok Sabha, ठीक है, जो कि लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। दे फोकस ऑन इशू अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। इन एडिशन वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर constituencies to the legislative assemblies in the state and union territories where they are registered. These members focus primarily on regional issues। अब इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ पर नेशनल लेवल पर सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं लोकसभा के लिए, जो कि लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। उसके बाद जो और इनका जो मेन फोकस होता है वो क्या है, जो एंटायर सिटी पे जो चीज़ें होती हैं या जो भी चीज़ें हैं इशू जो हैं अफेक्ट करते हैं पूरी कंट्री को, उनमें। दूसरा जो है वोटर इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कंस्टिट्यूएंसीज से, जो उनकी जगह है, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और अपनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जहां भी वो रजिस्टर हैं वहां पे वो वोटिंग करेंगे। दीज मेंबर ये फोकस किस में करते हैं, जो रीजनल इश्यूज उनके होंगे आसपास के जो होते हैं उनमें जो है ज़्यादा ये फोकस करते हैं। नाउ दीज आर जस्ट टू ऑफ द इलेक्शन दैट ECI मैनेजेस। अब ECI जो है दो तरह के चुनाव है जो वो मैनेज करती है। We will see more in the later section। इसके बारे में हम ज़्यादा और देखेंगे आगे। However, before we get a glimpse of the election process, इलेक्शन प्रोसेस की जो ग्लिम्स है या जो चीज़ें हैं या जो हम देखने वाले हैं, उससे पहले जो हम क्या देखेंगे, लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द इंस्टीट्यूशन डेट ओवरसीज इट, जो इंस्टीट्यूशन है जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को देखती है। नाउ ग्रेड 6 में भी जो है आपने डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज ये देखा है या पढ़ा है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज दिस। अब इसको कौन मैनेज करता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इन्हें मैनेज करता है। अब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair election। सो ECI क्या है, इंडिपेंडेंट है और कंडक्ट करवाएगी, उनका काम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, ये कंडक्ट करवाना उनका काम, और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1950 एंड कंडक्ट इलेक्शन इन द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द इंडिया। तो ये जो है मोस्टली क्या करते थे, इनका काम क्या था कि कंडक्ट करते थे इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा या जो भी इनके असेंबली के इलेक्शंस होते थे इंडिया में वो सारे यही कंडक्ट करते थे। एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं उनमें कौन काम करेगा, कौन बनेगा, ये सारे इलेक्शन कौन करवाता है, ECI। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन 1951 एंड 1952। तो जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहले इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन जिन्हें बोला गया वो कब हुए थे, 1951 और 52 में। अब द ECI परफॉर्म क्रूशियल टास्क लाइक, जैसे कि जो इलेक्शन डेट्स है वो सेट करते हैं कब होंगे, रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है इसके लिए, एनफोर्स करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये हम पढ़ेंगे ये क्या है, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्ट्रोल प्रोसेस, और पूरे प्रोसेस को देखते रहते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दिल्ली, और ये दिल्ली में जो इलेक्शन ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। नाउ
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा स्ट्रक्चर उनका दिखाया है, नेशनल लेवल, स्टेट और यूटी या यूनियन टेरिटरी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट लेवल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके बाद में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। स्टेट लेवल में एक चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर होगा और डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा, उसके अंदर 2 होंगे रिटर्निंग ऑफिसर जिसे आरओ बोला जाता है, कंडक्ट जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ जो कि वोटर लिस्ट को पूरा मैनेज करते हैं। नाउ मैनेजिंग द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ मामूट टास्क, तो बहुत ही मुश्किल या बहुत बड़ा जो टास्क है ये इलेक्शन को मैनेज करना। द ECI हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैपेसिटी टू कीप पेस विद द नीड ऑफ मॉडर्न इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो जो ECI है वो हमेशा से ही जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए किस तरह की चीज़ें सही रहेंगी, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है खुद को हमेशा अपग्रेड करता रहा है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहा है कि जिस तरह से इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है वो भी अपनी कैपेसिटी, अपनी चीज़ों को बढ़ाता है ताकि मॉडर्न इंडिया की नीड को पूरा किया जा सके और साथ में इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयरली हों। द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज मैसिव एंड नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली। अब ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो बहुत बड़ा है और अच्छे से इसका काम करना भी जरूरी है, अदरवाइज इलेक्शन होंगे ही नहीं ढंग से। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लोकसभा इलेक्शन टू इलिस्ट्रेट दिस, तो हम इसका जो है लोकसभा इलेक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोट दैट द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबलीज फॉलो अ सिमिलर प्रोसेस, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो भी सेम इसी तरह से होते हैं और सेम प्रोसेस ही हर जगह फॉलो होता है। ऑल इलेक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स बट विद सम प्रियोडिक्टिव। अब सारे इलेक्शंस जो है अलग अलग टाइम पे होते हैं लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो उनका मोस्टली सेम होता है। सो एवरी ईयर several polls are conducted in every various parts of the country based on when they are due। तो हर एक जगह पर क्या होगा, बहुत सारे जो है हर साल लगभग बहुत सारे पोल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री में, जिससे ये पता चलता है कि कहाँ पर कब या कौन से हिस्से में अभी चुनाव होना बाकी है। अब ये है अबाउट 980 मिलियन वोटर्स हैं, ठीक है, एंड 533 क्या है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं और ओवर 1 मिलियन क्या है पोलिंग स्टेशंस होते हैं। अब इन लोगों को इनके लिए वोट करना है और इतने स्टेशंस पे जाकर। अ फ्यू नंबर्स शोइंग द स्केल ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। एज यू कैन सी द नंबर आर वेरी लार्ज, अब सारे ही नंबर बहुत बड़े हैं। मैनी पीपल आर डेवलप्ड टू असिस्ट द होल प्रोसेस। अब बहुत सारे लोग जो हैं इनके लिए असिस्ट करने के लिए रखे जाते हैं जो इस सारी प्रोसेस को देखते हैं, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर एक जगह पर लोगों को रखा जाता है, ड्यूटीज दी जाती है, इसमें टीचर्स की ड्यूटी भी लगती है। सो आइडेंटिफाई टीचर्स इन योर स्कूल और वेनिसिटी हु मे हैव परफॉर्म्ड इलेक्शन ड्यूटीज, इनवाइट देम टू योर क्लास टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। अब ये सजेस्टिव आंसर है, आपके आसपास जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो। So we invited 2 teachers, Mrs. Sunita Sharma and Mr. Rajesh Kumar, who served on election duty during the 2024 general elections. Mrs. Sharma shared her experience at a rural polling booth where she learned to use EVM and VVPAT and faced challenges reaching remote areas. Mr. Kumar worked at a city booth and spoke about the helping elderly and disabled voter with ramps and braille slips. Both said that duty was tiring but gave them pride in serving democracy. Their story helped us understand how carefully and fairly elections are conducted in India. Now don't miss out. 84 of Lok Sabha constituencies are reserved for the person from the scheduled caste while 47 are reserved for the scheduled tribe. अब देखो जो टोटल जितनी भी होंगी उसमें से 84 जिसमें से हैं ऑफ द, तो लोकसभा की जितनी भी सीट्स होती हैं, ठीक है, 84 उसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए है और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है और बाकी जो 412 बचेंगे वो जनरल के लिए है। प्रोसेस ऑफ द वोटिंग फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इस तरह से चल रहा है। सबसे पहले क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर वो क्या करेगा, चेक करता है नेम ऑफ द वोटर लिस्ट एंड आईडी प्रूफ, ठीक है, आईडी प्रूफ से उसका नाम चेक करता है कि क्या वही इंसान है। सेकंड पोलिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, इंक लगाना है फिंगर पर, उन्हें एक चिट देनी है और उनका सिग्नेचर लेना होता है। थर्ड पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, यहाँ पर वो चिट को उनसे लेता है और चेक करता है फिंगर को कि उस पर निशान लगा है या नहीं। नोटा नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। फोर्थ क्या करता है, प्रेस करता है बटन को, जो बटन होता है उन्हें प्रेस करना होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ईवीएम। यू हेयर अ बीप साउंड,
तो जैसे ही आपको बीप साउंड मिलती है, सो ऑल्सो चेक द प्रिंट स्लिप इन VVPAT, और आप जो है अपनी प्रिंट स्लिप भी जो है वहाँ से ले सकते हैं। अब ये देखो मैनेज हो रहा है इलेक्शन, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको पूरा अच्छे से चेक किया जा रहा है, सब चीज़ें हो रही है। श्याम सरन नेगी, अ स्कूल टीचर इन हिमाचल प्रदेश, वॉज अ फर्स्ट वोटर इन इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1951। तो 1951 में ये पहले थे जिन्होंने वोट डाला था उस टाइम पे। हेयर इन 2017, अब 2017 में भी इन्होंने जो है वोट डाला है एट द एज ऑफ 100, जब ये 100 ईयर्स के हैं। नाउ मॉडल, अब ये मॉडल क्या है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। सो द कोड इज फॉलोड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब कोड को फॉलो किया जाता है ताकि इलेक्शन बिल्कुल फ्री हो और फेयर होने चाहिए। लिस्टिंग द डूज एंड डोंट्स फॉर लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट दैट मस्ट बी अधेर्ड टू। अब इसमें जो है क्या होता है, लिस्ट किए होते हैं रूल्स वगैरह जो सबको फॉलो करने हैं, खासकर जो लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट हैं, उन सबको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है वो सब इसमें होता है। अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कोड, अब कुछ कुछ एलिमेंट यहाँ भी दिए हैं। देयर आर रूल्स दैट द पार्टी इन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। सो कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट पार्टी को फॉलो करने हैं। दिस एंश्योर दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन। सबसे पहले उन्हें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट से उन्हें जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को या जो कैंडिडेट खड़ा है उन्हें गवर्नमेंट से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उनका यूज़ इलेक्शन पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट आर टू बी अनाउंस्ड दैट मे इन्फ्लुएंस वोटर। कोई भी नई स्कीम या प्रोजेक्ट इस टाइम पे अनाउंस नहीं होता है। ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेंट टू एंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस पीसफुली। जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बिल्कुल बिना कोई मतलब अहिंसा से और प्यार से, संयम से, शांति से रहेंगे ताकि चुनाव जो है पीसफुली हो। इन्फ्लुएंसिंग वोटर थ्रू गिफ्ट्स इन रिटर्न फॉर वोट्स इज पनिशेबल। यहाँ तक कि अगर आप वोटर्स को जो वोट देने वाले हैं उनको अगर पैसे देते हैं या कोई गिफ्ट्स देते हैं ताकि वो आप अपना वोट जो है आपको दे, तो ये भी पनिशेबल है, ये करने से भी पनिशमेंट मिल सकती है। Here are a few types of complaint that the ECI handles, जैसे कि a candidate distributes saris and household appliances to women voters. Abusive language used by the candidate of one party against the candidate for the opposing party. Official of the government campaign for the ruling party. Bundles of 500 notes found in the car of a candidate during inspection. So why do you think these might be violation of the code of conduct? So these actions are violation of the model code of conduct because sari distributed, giving gifts or freebies to voters is considered bribery, which is unfair and influences voters' choice. Abusive language against another candidate, using foul or disrespectful language goes against the principle of respectful campaigning and can incite hatred and violence. Government official working for ruling party candidate. Government officers must remain neutral during elections. Their involvement support unfair advantages and undermines free and fair elections. 500 bundles found in car. Carrying large sum of unaccounted cash during elections suggests an attempt to buy votes, which is illegal and unethical. These parties go against the spirit of fairness, transparency and equality that election must follow in a democracy. Now, the Model Code of Conduct was adopted in Kerala in 1960, voluntarily improved by representative of the major political party. अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो MCC था वो केरला में अडोप्ट हुआ सबसे पहले 1960 में, और ये वॉलेंट्री अप्रूव किया गया था जो रिप्रेजेंटेटिव थे मेजर पॉलिटिकल पार्टी के उस टाइम के, उन्होंने ही। द ECI सर्कुलेटेड इट टू द पॉलिटिकल पार्टी द 1962 जनरल इलेक्शन। उसके बाद ECI ने क्या किया, सबके पास इसको जो सर्कुलेट किया कि ये जो है हमारे मोड या कोड ऑफ कंडक्ट रहेंगे। और फ्रॉम 1991 से ECI बिकेम प्रोएक्टिव इन एंश्योरिंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ MCC। और 1991 से ECI जो है हमेशा ही चेक करने लगी कि ये जो रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ दिए गए हैं, इनको सही से फॉलो किया जाए, कोई भी जो है इन्हें मिसयूज नहीं करेगा इन चीज़ों का।
नाउ T.N. Session became the Chief Election Commissioner in 1990. तो ये जो 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वहां पर he brought in reform to ensure free and fair election among them. तो उन्होंने जो है बहुत सारे चेंजेस वहाँ किए, रिफॉर्म वहाँ पर लेके आए ताकि इलेक्शन जो है फ्री और फेयरली हो. कैंपेनिंग टू फॉलो प्रिसाइज रूल्स, वोटर आईडी टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटिंग एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स. अब इन्होंने क्या किया, जो रूल थे उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया. जैसे वोटर आईडी को उन्होंने चेक किया, ठीक है. तक कई बार क्या होता है एक ही आदमी के नाम की दो दो वोटर आईडी बने होते हैं, तो वो प्रॉक्सी वोटिंग हो जाती है, तो उनको उन्होंने ख़त्म किया. विजिलेंस बहुत ज़्यादा किया, ठीक है. जो कैंडिडेट स्पेंड करते हैं या जो देते हैं लोगों को पैसे, वो उन सब पे जो है स्ट्रिक्टली उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी कि कोई इस तरह का ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है. T.N. Session वर्कड हार्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वोटर्स. अब इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि वो जो है वोटर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर पाए. एंड इज ऑफन रिमेम्बर्ड एज द ऑफिसर हु मेड इंडियन इलेक्शन फेयरर, ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस. और इन्हें जो है हमेशा याद किया जाता है एक ऐसे ऑफिसर के रूप में जिन्होंने जो है इंडिया की इलेक्शन को फेयर बनाया, ट्रांसपेरेंट बनाया, फियरलेस भी बनाया. नाउ व्हेन इज द नेक्स्ट इलेक्शन इन योर रीजन वेयर यू आर लोकेटेड. तो जैसे कि इन माय रीजन दिल्ली, द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इन 2027. दिस विल बी एन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन. तो इस तरह से आपको अपने जगह के बारे में बताना है. Now understanding elections in India, a very brief overview. Election to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Election in India are often referred to as the festival of democracy. तो इसे क्या बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, रेफर किया जाता है, बोला जाता है. A time when citizens exercise their right to choose representative freely, fairly and responsibly. ऐसा टाइम जब सिटीजन जो हैं अपना राइट का, अपने अधिकार का यूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए फ्रीली और रिस्पॉन्सिबली कि उन्हें जो है किसको चूज करना है. वी नो दैट इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन पार्टिसिपेट इन वेरियस लेवल ऑफ इलेक्शन. तो हमें पता है कि पार्लियामेंट सिस्टम होता है, तो सिटीजन जो है अलग अलग टाइप के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. लोकसभा नेशनल लेवल के लिए है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल के लिए है, और लोकल बॉडीज सिटी और विलेज लेवल के लिए होता है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इलेक्शन. तो लोकसभा के लिए इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. द इलेक्टेड कैंडिडेट टू द लोकसभा आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो लोकसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीत जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP. वेयर एज कैंडिडेट इलेक्टिव टू स्टेट असेंबलीज, वो जो स्टेट असेंबली में जीतते हैं उन्हें बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLAs. इंडिया यूज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम. इंडिया ने जो है सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, उसको यूज किया. वेयर इन द कैंडिडेट रिसीविंग द मोस्ट वोट्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी विन. जिसमें क्या किया गया कि जिसको ज्यादा जो है वोट मिलेंगे वो क्या होगा, जीत जाएगा. दिस मीन्स दैट अ कैंडिडेट कैन विन विदाउट सिक्योरिंग इवन 50% ऑफ द टोटल वोट. करना है कि इसका मतलब क्या था कि अगर किसी मतलब अलग अलग कैंडिडेट है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें जो है 50% से कम वोट मिलते हैं तो भी वो जीत जाएंगे. जरूरी नहीं कि 50% वोट ही हो. जैसे कि गुरमत का हुआ, उसे कितने वोट मिले थे, 12 मिले. अगर इसका हाफ भी आप देखो तो 16 होने चाहिए थे, लेकिन उसे बाकी दोनों से ज्यादा मिले थे तो वो जीत गई थी. सो इंडिया में सबसे पहले आया कि जिसको ज्यादा वोट होंगे वो विनर होगा. 50% होना कोई जरूरी नहीं है. The legislative assembly is called by several names in regional languages. For example, Vidhan Sabha or Niyama Sabha, what is called in your states. So जैसे कि my state is West Bengal, the legislative assembly is called Vidhan Sabha. सब जगह में अलग अलग है, आपको बताना है. So after the voting process is completed, जब voting process पूरा complete हो जाता है, the process of government formation begin. गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. The political party or coalition winning a majority of the seat in the Lok Sabha form a national government. अब क्या आता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोलिएशन यानी कि ग्रुप है ऑफ 2 और मोर पार्टीज जो एक साथ काम करते हैं कि उन्हें जो है ज्यादा वोट चाहिए थे. अब फॉर एग्जांपल ये हो गया कि एक के पास जो है अगर हम लेके चले कि 12 है, ठीक है. अब इसमें क्या है
कि 12 है तो जिसके पास 6 से ज़्यादा वोट होंगे या 6 से ज़्यादा अगर सीट वो जीत जाता तो विनर होगा। अब एक के पास 5 है, एक के पास 5 हो गए, एक के पास 3 हो गए, दूसरे के पास हो गए 4, ठीक है, ये 12 हो गया। अब क्या होगा, दो तीनों में से अलग अलग पार्टी अगर वो रखते हैं तो कोई नहीं जीतेगा, तो क्या करते हैं, या तो ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, या ये दोनों मिल जाएंगे या ये दोनों मिल जाएंगे। तो इसे गठबंधन की सरकार जो है, आपने बहुत बार सुना होगा, जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी सेम था। तो जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या गठबंधन का होगा, जिनकी मेजोरिटी में सीट्स होंगी लोकसभा में, वो अपना नेशनल गवर्नमेंट बना लेंगे। द लीडर ऑफ दिस मेजोरिटी टिपिकली बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब जो भी लीडर होगा मेजोरिटी का, वो क्या बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल में सेम होता है, जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द MP एंड एन MLA। सो MP रिप्रेजेंट करता है नेशनल पार्लियामेंट को, जबकि MLA रिप्रेजेंट करता है असेंबली स्टेट असेंबली। बोथ आर चूजन थ्रू सिमिलर इलेक्ट्रोल प्रोसेस बट वर्क एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस। दोनों को सेम इलेक्शन प्रोसेस से हम जो चूज करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे काम करते हैं। MP जो है नेशनल लेवल पे काम करेंगे और MLA स्टेट लेवल पर। सो इफ अ पार्टी और कोलाइशन विन्स अ मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, अगर वो जीत जाते हैं लोकसभा में, इट फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। सेम अगर स्टेट में इसी तरह की कोई पार्टी या जो गठबंधन की सरकार होती है वो जीत जाती है मेजोरिटी ऑफ सीट्स को, तो स्टेट असेंबली में जीते हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और उनका जो लीडर बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनेगा। सो एज वी सो इन फिगर 5.11 द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन अप्रेंटिस, ठीक है, उन्हीं का एक हिस्सा है ये। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली इन जनरल एंड स्टेट इलेक्शन बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ इलेक्शंस में ही नहीं बल्कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है उसमें भी। लोकल बॉडीज एज अ ग्रास रूट लेवल, इट वर्क इन कंसल्टेशन विद द ECI इन दीज मैटर्स। अब ये क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, कोई भी इश्यू आता है तो ECI से ये क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल आर पेरिटेंट हेयर टू। और सेम जैसा कि ऊपर होता है या बाकी जो इलेक्शंस में होता है, उसी तरह की सारी चीज़ें यहाँ भी की जाती है, जहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोगों के द्वारा किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। Who are the MP and MLAs? MLAs of the constituency you are located in. So कोई भी अपनी तरह से अपनी अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। In my area, which falls under the Gurugram Lok Sabha constituency in Haryana, our member of parliament is Rao Inderjit Singh from the Bharatiya Janata Party यानी कि BJP, elected in 2024 general election. This constituency has 9 assembly segment. Some key MLAs are Mukesh Sharma from Gurgaon, Rao Narbir Singh from Badshahpur, Bimla Chaudhary from Patodi and Tejpal Tanwar from Sona। तो अलग अलग जगह का अलग अलग बताए, इसी तरह से आपको अपने रीजन में देखकर बताना है। A few members showing the scale of 2024 Lok Sabha. Now which party does each of them belong to? अब ये कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते, जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा वो। All the representative from the Gurugram Lok Sabha constituency belong to the Bharatiya Janata Party. This include Rao Inderjit Singh, the MP, as well as the MLA from Gurgaon, Badshahpur, Patodi and Sona assembly segments. Thus, both at the national and state level, the constituencies is represented by the BJP. What are the concerns of the MP and MLA representative? So, the concern of an MP and MLA differ in scope. An MP focus on national issues such as passing laws representing the region in parliament and addressing border topics like infrastructure, economic growth, and national policies. MLAs, however, concentrate on local matters like improving roads, water supply, healthcare, education, and ensuring that state policies benefit their communities, while the MP deal with national governance. MLA focus on the development and needs of their constituencies. Now, election to Rajya Sabha. अब राज्य सभा के लिए इलेक्शन में क्या होगा? So the candidate elected to the राज्य सभा are also known as member of parliament. राज्य सभा के लिए जो इलेक्ट होते हैं
उन्हें भी हम एमपी ही बोलते हैं, बट दे आर चूजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, जहां पर जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं उसके लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है लोग वोट नहीं करते हैं उसके लिए। जो एमपी आपने चूज किए हैं वो ही एमपी उनके लिए वोट करते हैं आगे। जैसे कि लेट अस revisit the example of Suryoday school. Imagine that the school is setting up a special council at the school level. School level पे उन्हें जो है एक स्पेशल काउंसिल बनानी है. If the member of this council are elected by the class representative, it would be an indirect election. जैसे कि अब सूर्योदय स्कूल में हर एक क्लास से क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ गया, ठीक है। अब ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनों में से ही 2 या 3 बच्चों को क्या करेंगे, अपना जो है काउंसिल के, स्पेशल काउंसिल के मेंबर बना देंगे। तो अब इन लोगों ने इन्हें चूज किया है, बच्चों ने तो ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो ऑफ द 245 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, 233 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर। तो 233 जो है इलेक्टेड मेंबर्स में से ही उनको जो है क्या किया जाता है, लिया जाता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फाइल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है 12 को। ईच स्टेट इज अलॉटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो हर एक जो स्टेट है उसको अलग अलग नंबर दिए जाते हैं कि राज्यसभा में इस स्टेट को इतनी सीट्स मिलेंगी, इसको इतनी सीट्स मिलेंगी, डिपेंड करता है पॉपुलेशन की कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मोर पॉपुलर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश है मोर सीट्स देन लेस पॉपुलर स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनकी सीट ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में कम पॉपुलेशन है तो उनकी सीट वहाँ पर कम होती है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस। इसे जो है परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। इट इज नेवर डिसोल्व्ड, ये कभी भी जो है खत्म नहीं होता है। अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैज अ 6-year टर्म। इनका 6 साल का कार्यकाल है, जबकि बाकी सबका कितना है, 5 साल का है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 year। इसके जो मेंबर हैं हर 2 साल में 1/3 इसका जो है रिटायर होते रहते हैं, और न्यू मेंबर इलेक्टेड होते रहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस However, in the voting process, तो यहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें भी डिफरेंस। इट यूजेज वट इज कॉल्ड अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल जो सिस्टम है, वोट सिस्टम है, वो इसमें होता है। दिस इज अ स्पेशल वे, ये एक अलग स्पेशल तरीका होता है इंश्योर करने का डेट स्मॉलर स्टेट्स ऑल्सो गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। कि जो छोटी छोटी स्टेट है, मतलब एक तरीका है स्पेशल इंश्योर करने के लिए कि जो छोटी सभा है ना, वो भी मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर अपना रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर उनके भी लोग होने चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क इन द हायर क्लासेस। अब इसके बारे में ज़्यादा आपको हायर क्लासेस में जानने को मिलेगा। अब डिसोलेशन क्या है, एक्सपायरी और टर्मिनेशन ड्यू टू द एंड ऑफ इट्स टर्म और द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस। इन्होंने क्या बोला कि राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती, इनकी कभी एक्सपायर नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती है, चलती रहती है। राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट, एमएलए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वोट इन इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेट करते हैं। एमएलए हैं उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, 233 को ये राज्यसभा मेंबर इसमें से इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलए थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन while the president nominate 12 distinguished individuals. Seat allocation is based on the state population. जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है जैसे कि उत्तर प्रदेश, उसको ज़्यादा सीट मिलेंगी, जिसकी कम पॉपुलेशन है उसको कम सीट्स मिलेंगी। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ हिज मेंबर रिटायर एवरी 2 year ensuring continuity। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। एमएलएज वोट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, रैंकिंग कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दी जाती है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। अब इनको भी लोग जो है डायरेक्टली जो है इलेक्ट नहीं करते हैं या चुनते नहीं हैं। इंस्टेड इलेक्ट्रोल कॉलेज इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट द इलेक्शन। तो इनके लिए भी अलग से एक बनाया जाता है, जिससे जो है मतलब अलग से इलेक्ट्रोल सिस्टम इनके लिए बनाया जाता है जिससे इनकी इलेक्शन होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से इसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि एमएलए भी होते हैं इंडिया स्टेट के और यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, तो वो भी इसके अंदर होते हैं। द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलोड होता है इसमें भी।
सिंस द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द होल कंट्री, प्रेसिडेंट का मतलब वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस मेथड एंश्योर दैट द सपोर्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उन्हें दोनों जगह से, स्टेट और सेंटर दोनों से ही क्या होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। और इस मेथड से दोनों से ही मिलता है क्योंकि इसमें एमएलए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एमपीज भी। सो दिस रूल ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग आर वेरी एलिबरेट, तो इसकी रूल जो है वोटिंग का और काउंटिंग जो है बहुत मतलब सही जगह से या सही तरह से सुनिश्चित किया जाता है, दिखाया जाता है। द मोर पॉपुलर स्टेट हैव अ ग्रेटर से, इसकी जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो उनका जो है ज़्यादा मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स एट दिस स्टेज, तो हम इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कौन कौन नहीं होते हैं, पहले जो मेंबर राज्यसभा के 12 हैं जिन्हें राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, वो नहीं इसमें आएंगे। नॉमिनेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो भी नहीं आएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो भी नहीं आएंगे, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी इसमें नहीं आएंगे। अब बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, ये क्या होता है? अ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव इज अ सिस्टम where the legislative body is divided into two separate chamber और houses, जिसमें एक ही जो है लेजिस्लेटिव है बॉडी है, लेकिन उसके दो अलग अलग हाउसेज है, दो अलग अलग चैम्बर हैं, तो वो भी इसमें नहीं आते हैं। नाउ व्हाई डू यू थिंक one above group of the people is not involved in electing the president of India? Why are the common people not involved in the election of the president? So the above group is not involved in the electing the president because they are not directly chosen by the people. Nominated member are selected for their knowledge or experiences, not through elections. Only directly elected representatives such as MLA, MP and MLAs vote to choose the president, ensuring the process reflect the people's will. Common people do not vote directly because the president role is mainly constitutional and symbolic. The electoral college system ensures that the president has balanced support from both the central and state government. Now, it is because this ensures that only directly elected representative vote to elect the president. ये इसलिए होता है कि ताकि जिनको लोगों ने सिलेक्ट किया है वो ही लोग आगे अपना प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करें. दिस मेंटेन डेमोक्रेटिक legitimacy as the president is meant to represent will of the people indirectly but meaningfully. अब ये ऐसे क्यों होता है? ताकि जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी जो है वो जो चल रही है, जिसके बारे में बोला जाता है, वो चलती रहे. और प्रेसिडेंट क्या है? वो लोगों की विल की, लोगों की इच्छा को ही तो बताएगा. वो तो पूरे देश का प्रेसिडेंट है, वो सबका हेड बनेगा. तो इनडायरेक्टली लेकिन मीनिंगफुली दिखाने के लिए ही प्रेसिडेंट को, जो सिर्फ लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो ही लोग जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं. नाउ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे जो है चूज किया जाता है? So the Vice President of India is elected by an electoral college consisting of the elected and nominating member of both houses of parliament. Again, the system of single transferable vote is used. तो सेम उसी तरह से जैसे प्रेसिडेंट को जो है चुना जाता है उसी तरह से, लेकिन इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. वो क्या है? राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं. इफ देयर आर सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन. अब कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी जगह है, इस सिचुएशन है जो प्रेसिडेंट जो है जहाँ पे डिस्चार्ज नहीं कर सकते उन फंक्शंस को, द वाइस प्रेसिडेंट स्टेप इन टू प्ले द रोल. तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं. चैलेंजेस एंड द रोड अहेड. India's electoral system is celebrated as the world largest democratic exercise. तो इंडिया का जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो है एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं. However, like all system, it faces its shares of challenges. अब बाकी सिस्टम की तरह हर एक के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो उसके भी अलग अलग इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं. Issues such as growing influence of money in elections, a significant proportion of candidate with criminal records and voter issues किस टाइप की, जैसे सच एज जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है मनी का इलेक्शन में, वो
सिग्निफिकेंट जो प्रपोर्शन है कैंडिडेट का जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा है, वो भी आजकल इसमें आ रहे हैं। वोटर एपैथी है, लोग वोट ही नहीं डालना चाहते, खास करके अर्बन एरिया में। रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ एंड फ्यूचर इन अवर डेमोक्रेसी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, मुद्दे यहाँ पर उठते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी का जो हेल्थ है, वो फ्यूचर है, वो कैसे आगे बढ़ेगी अगर लोग वोट ही नहीं डालेंगे और इस तरह के कैंडिडेट आएंगे। तो द वे forward lies in empowering voters with the information they need to make thoughtful and responsible choice. तो अब आगे हमें क्या करना है कि हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्हें थॉटफुल बनाना है ताकि वो आगे आए और अपनी राइटफुल रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस वहाँ बने। मीडिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल, स्पेशली द यूथ, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली। जो मीडिया है, एजुकेशन है, अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत सारे होने चाहिए, उन्हें एक साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों की हेल्प हो। खास करके जो यूथ है उन्हें समझाना होगा इम्पोर्टेंस की वोटिंग क्यों ज़रूरी है और वाइजली वोटिंग क्यों ज़रूरी है, आपको सोच समझ के क्यों वोट करना है। एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ गार्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक अवेयर और विजिलेंट वोटर ही क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ गार्ड की तरह काम करता है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। इट स्टार्ट्स विद आस्किंग द राइट क्वेश्चन, और ये कैसे शुरू होगा, सही क्वेश्चन पूछकर, और एंड होगा विद अ रिस्पॉन्सिबल वोट, जब आप अपना वोट जो है सही जगह पर दोगे, रिस्पॉन्सिबली देंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द राइट ऑफ वोट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अधिकार नहीं है। इट नीड टू बी टेकन सीरियसली बाय एवरी वोटर, हर एक वोटर को इसे सीरियसली लेना चाहिए। वोटर अवेयरनेस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ वोट। वोटर अवेयरनेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वोट करने का, राइट टू वोट का। इट इज इम्पोर्टेंट टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that conduct election in country. The ECI oversees all the election in the country, including those of the president and vice president. Indian democracy faces challenges that call for the voters' vigilance and awareness. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर. Now, why is the universal adult franchise important for a healthy democracy? Universal adult franchise (UAF) means that every adult citizen has the right to vote, regardless of caste, gender, religion, or wealth. It is important for a healthy democracy because it ensures equal participation, represents all sections of the society, and holds leaders accountable to the people. What is the meaning of secret ballot? Why is this important in a democracy? So, secret ballot means voting in private so that no one knows who a person has voted for. It is important in democracy as it protects voters from pressure or threats and ensure free and fair election by allowing people to vote without fear or influence. Give example of indirect and direct election. So in a direct election, citizens vote directly for the candidate they wish to elect. For example, election to the Lok Sabha, state legislative assembly, Gram Panchayat and municipal corporation are all direct elections. Here the voters choose their representative themselves through universal adult franchises. In contrast, indirect election is when elected representative vote to choose a leader or representative. Example of indirect election in India include the election of the president, vice president and member of Rajya Sabha. In these cases, member of parliament and member of legislative assemblies cast vote on behalf of the people. How is the election of the member to the Lok Sabha different from that of Rajya Sabha? So member of the Lok Sabha are elected through direct election. All citizens aged 18 and above vote direct for their representative in their constituencies. The candidate with the most vote become a member of parliament. On the other hand, Rajya Sabha members are chosen through indirect election. They are elected by the MLAs, not by the public. Some members are also nominated by the president for their special contribution to society. What is your view are the advantages of the EVM over paper ballot? So advantage of EVM, electronic voting machine over ballot papers are faster counting,
Results can be declared quickly as votes are counted electronically. Cost effective, save money on printing and transporting ballot papers. Reusable EVM can be used many times after proper calibration. Reduce errors, minimize human mistakes during counting. Eco friendly, save paper and help protect trees. Prevent fraud, reduce chances of invalid, duplicate, or tampered votes. Voter turnout has been declining in some urban areas of India. What could be the reason for this trend, and what steps can be taken to encourage more people to vote? So, in many cities, voter turnout in falling due to busy lifestyles, lack of awareness, and a feeling that one vote does not matter. Some people also lose interest because of disappointment with political candidates or long queues at the polling booths. So, to improve participation, awareness campaigns should be organized to highlight the importance of voting, online voter registration, easy access to polling booths, and special drives to involve youth can also help. Greater transparency and trust in the election process will further motivate people to vote responsibly. Why do you think a proportion of seats in the Lok Sabha is reserved for the scheduled caste and scheduled tribes? Write a short note. So, a proportion of seat in the Lok Sabha is reserved for scheduled caste and scheduled tribe to ensure their adequate representation in parliament. These communities have faced historical discrimination and social disadvantage, which limited their participation in politics. Reservation help give them a voice in the law making process, promote equality, and support their inclusion in the democratic system. Social media is changing the way we experience elections. From catchy campaign reels and live speeches to political debates on Instagram and Twitter. But is this strengthening democracy or confusing it? तो इसको आपको डिस्कस करना है और इसके बेनिफिट बताने क्या क्या है और क्या क्या चैलेंजेस हैं और व्हाट माइट बी द फ्यूचर ऑफ इलेक्शन बाय इन द डिजिटल एज. तो बेनिफिट, social media help political message reach a wide audience quickly and low cost. ज़्यादा लोगों तक और कम कीमत पर जो है मैसेज पहुंच जाता है. इट इंक्रीजेज यूथ पार्टिसिपेशन एंड एनकरेज ओपन डिस्कशन ऑन पब्लिक इश्यूज. लीडर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पीपल, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. चैलेंजेस क्या क्या हैं? Misinformation and fake news. False information can spread quickly, influencing voters based on lies or half truth. Trolling and harassment. Online discussion can become toxic, deterring meaningful engagement. Manipulation. Interference of groups with vested interest or automate accounts can sway public opinion and spread propaganda. फ्यूचर कैसा होगा? ऑनलाइन वोटिंग. इलेक्शन माइट बिकम मोर डिजिटल, ऑफरिंग सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग टू इंक्रीज टर्नआउट. तो इस वजह से क्या होगा, जो लोग वोट नहीं देना चाहते वो भी जो है ऑनलाइन ही करना है तो मे बी वो वोट दें. एआई और डाटा एनालिटिक हो सकता है. कैंपेन में रिलाई मोर ऑन डाटा टू टारगेट्स वोटर विद पर्सनलाइज्ड मैसेज. ग्रेटर रेगुलेशन हो सकते हैं. देयर मे बी स्ट्रॉन्गर रूल्स टू मैनेज पॉलिटिकल एड्स, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल कैंपेनिंग. हाइब्रिड कैंपेनिंग, a mix of digital and traditional method will likely shape future elections, blending technology with grassroots methods. Now visit the website, this one, and choose a parliamentary constituency election from any year and explore its result. तो उसके रिजल्ट आपको देखने हैं. Do the same for the assembly election in your state. और सेम आपको अपने स्टेट के लिए करना है. So I visit and explored election result from both a parliamentary and a state assembly constituencies. For the parliamentary election, I reviewed the Bolangiri Lok Sabha constituency in Odisha during the 2024 general election. In this election, Sangeeta Kumari Singh, DEO of the BJP, won by a margin of over 1 lakh votes, defeating Surinder Singh Bhoi of the BJD. For the state assembly election, I looked at the Babinpur constituency in the 2021 West Bengal assembly election. In this election, Mamata Banerjee of the Trinamool Congress secured a strong victory against Priyanka Timbrewal of the BJP, reaffirming her position as the chief minister. These examples highlight how Indian citizens take part in both national and state level election through direct voting, helping shape the country's democratic leadership. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.